हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग नेट जेआरएफ का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, प्लस आपको याद करने में भी हेल्प मिलेगा और पेपर का जो पैटर्न है वो समझने में भी इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव का नहीं है। तो याद रखिए, जो वायु है वो तत्सम शब्द है, ठीक है, न कि तद्भव। उसके अतिरिक्त कान, काज और आखर ये सारे तद्भव शब्द हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो जलद है वो यौगिक है, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो याद रखिए, अरबी जो है वो आर्य भाषा नहीं है। उसके अतिरिक्त फारसी, यूनानी और लैटिन ये सभी क्या हैं, आर्य भाषा हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, जो अरबी भाषा है वो शामी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अरबी भाषा है वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, शामी भाषा के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। इस तरह के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, तारीख शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उर्दू, तोप, तमगा ये सब तुर्की भाषा का शब्द है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा ये भी अरबी भाषा का शब्द है। पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए, नाथों की संख्या 9 है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और 9 नाथों के नाम देखिए, सबसे पहले नागार्जुन है, फिर जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ जिसे कि गोरखनाथ कहते हैं, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह्य नाड़ियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, कढ़ापा की है। फिर देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है। ये हेमचंद्र हैं, द्वयाश्रय, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कि कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी था। और जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ तिरसठी महापुराण है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा था और आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, संवादात्मकता, ऑप्शन नंबर सी, ये निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिशंकु के नाटककार कौन है। तो याद रखिए, त्रिशंकु के नाटककार कौन है, बताइए, बृजमोहन शाह। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नाटककार ने त्रिशंकु में अपनी समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया है। जैसे देखिए, तिलचट्टा, तिलचट्टा जो है वो मुद्रा राक्षस का, और रस गंधर्व मणि मधुकर का, और देवयानी का कहना है रमेश बख्शी। देखिए, देवयानी का कहना है, ये भी एक नाटक है रमेश बख्शी का, ठीक है, याद रखिएगा। और तिलचट्टा किसका है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस काफी फेमस है, तो इनका ये पूछा जा सकता है कि तिलचट्टा किसका नाटक है। तो ये मुद्रा राक्षस का नाटक है, ठीक है। और रस गंधर्व मणि मधुकर का नाटक है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल जो है वो ललित निबंधकार नहीं है, क्योंकि देखिए, ललित निबंध का जो काल था वो शुक्ल युग के पश्चात शुरू हुआ था, ठीक है, शुक्ल युग में नहीं। तो शुक्ल युग के पश्चात आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल से ही ललित निबंध का काल माना जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
और याद रखिए कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था 1948 है, ये सब आपको याद रखना है। फिर कूटज, आलोक के पर्व आदि प्रमुख है। विद्या निवास मिश्र के ललित निबंधों में चितवन की छाह, हल्दी, दूब, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा का मन। कुबेरनाथ राय का है प्रिया नीलकंठी, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है प्रिया नीलकंठी एग्जाम में। रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, ये सभी जो है कुबेरनाथ राय का है, याद रखिएगा। और चिंतामणि तो हम सबने कितने बार पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल परीक्षा गुरु के हैं। और परीक्षा गुरु में याद रखिएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है और भाग्यवती जो है 1877, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है और नूतन ब्रह्मचारी का है 1886 और रहस्य कथा का 1879। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्या है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात नदियां एक समुंदर। ठीक है, याद रखिएगा। वे दिन उपन्यास जो है वो निर्मल वर्मा की है, जबकि लाल पसीना जो है अभिमन्यु अनंत का है। दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, दूसरी तरफ, ये नाम ही है दूसरी तरफ। ठीक है, उपन्यास का, जिसके कि लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए सीता हरन तात जनी कहेयु पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा संसार, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो ये उपर्युक्त कथन है वो रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध से लिया गया है, तो याद रखिए चिंतामणि भाग 2 के निबंध से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि काव्य में प्राकृतिक दृश्य एक पैरा मिलता है, उससे लिया गया है। ठीक है, देखिए फिर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में है संपत्ति शास्त्र। ये पूछा जा सकता है कि संपत्ति शास्त्र किसका निबंध है, तो आपको याद होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उसके अतिरिक्त देखिए रसज्ञ रंजन, उसके बाद श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कूटज, आलोक पर्व इत्यादि। फिर अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इस चीज को याद रखिए। देखिए सबसे पहले सही कथन में देखिए अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ये बात बिल्कुल सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है, ये सही है। फिर प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, ये बात भी सही है। लिखा है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये बात गलत है। तो इसी तरीके से इसमें सही नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अरस्तु थे उनका जो अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्लेटो थे उन्होंने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और अरस्तु ने क्या बोला कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। ठीक है, और इसमें बोला कि अगर हम किसी भी कला का अनुकरण करते हैं, प्लेटो ने अनुकरण को बेसिकली क्या बताया? गलत बताया था। और अरस्तु ने बोला कि अनुकरण के माध्यम से भी नई चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ठीक है, कॉलरिज बोलते थे इस चीज को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग मतदाता सूची। इस चीज में
क्या था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए स्थायी दासता के रूप ले लेगा, जबकि अंबेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष को खुद को कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत हो सकते हैं। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो याद रखिए, केंद्रवाद जो है वो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन, स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। याद रखिए, आधुनिकता का ही अगला चरण उत्तर आधुनिकता होता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता, ठीक है। उत्तर आधुनिकता का कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन हुआ है और इसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद होते हैं। फिर अगला देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद बाल मुकुंद गुप्त से शुरू हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों के सक्रिय लेखन किया और उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे से है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, सॉरी, बाल मुकुंद गुप्त का। उसके बाद है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव शंभू की चिट्ठी किसकी रचना है? तो याद रखिए कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहास चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास चक्र। फिर देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्गे और तीतर। फिर देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर लिखा हुआ है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? उन्होंने कहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह चीज बोला था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए कि गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका जो परलोकवास था खुसरो के लिए आघात समान था। अन्य प्रदत्त विकल्प असंगत है, जिसका संदर्भ से कोई साम्य नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा असमंजस की स्थिति। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, साधो देखो जग बराना, सांची कहो तो मारन धावे जूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक असहिष्णुता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक असहिष्णुता। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे जूठे
जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? देखिए, कबीर धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं देते हैं। अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ये जिंदगी नामा के पात्र हैं। करम बीवी और सरफराज, जिंदगी नामा। और जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो याद रखिए कृष्णा सोबती का। और रचना काल क्या है? 1979। ठीक है, याद रखिएगा। और जबकि डार के बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, ये सभी कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास का पात्र कौन नहीं है? तो याद रखिएगा कौन नहीं है? वीरपाल सिंह जानवी। ठीक है, ये नहीं है। उसके अतिरिक्त मानस के हंस के सारे पात्र हैं। ठीक है, देखिए, बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर, मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद्य मानस के हंस के पात्र हैं, जो कि उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। देखिए, फिर लिखा है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो डॉक्टर जोशी और शकुन, याद रखिएगा, ये आपका बंटी उपन्यास में है। ऑप्शन नंबर ये आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी का। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, तिरछी बौछार उपन्यास मंजुल भगत का एवं टूटा हुआ इंद्रधनुष भी मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है। टूटा हुआ इंद्रधनुष, याद रखिए, तिरछी बौछार, टूटा हुआ इंद्रधनुष किसका है? मंजुल भगत का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध चंद्र और मदारी लाल। ठीक है, याद रखिए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। देखिए, प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योझा, पूछ की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन। फिर अगला देखिए, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शास्त्र धर्म का अभाव। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज शंकर। फिर देखिए, उन्होंने अपने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? बताइए। तो याद रखिएगा, उपर्युक्त विचार जो है उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और किसने बोला है? जगदीश चंद्र माथुर ने बोला है उपेंद्र नाथ अश्क के विषय में। फिर देखिए, समानांतर और कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। बताइए, समानांतर कथा प्रसंग किस में मिलता है? तो याद रखिए, एक और द्रोणाचार्य में। एक और द्रोणाचार्य के नाटककार शंकर शेष है। ये भी पूछा जा सकता है, इस चीज को एकदम अच्छी तरह से याद रखिए। कौन है? शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, उसके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी जो है वो सुरेंद्र वर्मा का रचना है। ठीक है, मतलब नाटक है। और पहला राजा जो है वो जगदीश चंद्र माठुर का है। और 8वां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का। ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन नंबर सी, आखिरी कलाम में। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपर्युक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा?
देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा है। मैंने आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा, आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बाकी जो ऑप्शन नंबर ए है, जैसे इस कॉलेज के प्राचार्य जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, वो थे जॉन गिल क्राइस्ट, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाकर आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। फिर इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की इसमें व्यवस्था की गई थी और इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में हुई थी। ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तालव्य वर्ण कौन-कौन से हैं? तो याद रखिए तालव्य वर्ण कौन से हैं? च है और ज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए च और ज जो है तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। जो त होता है त, वो दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ट जो होता है वो मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न ये होता है ना, ये मूर्धा वर्ण के अंतर्गत है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार सही है। फिर देखिए लिखा है कि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं, ये चीज़ गलत है। फिर लिखा है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी सही है। इस तरह से यदि देखा जाए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? तो याद रखिए प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, और तीसरा हो जाएगा रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। यानी कि 1 एंड 3 जो होगा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार एवं अपने समय के नामी कवि थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। रामचंद्र शुक्ल ने बोला कि ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे। फिर हो जाएगा कि इनकी जो पहेलियाँ और मुखरियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना कि इनमें भुक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अभाव था, कुछ मात्रा में तो हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, और चौथा है मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं, कौन-कौन सी हैं बताइए? ठुमरी है और आदिम रात्रि की महक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी है? ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। जबकि कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की एवं मुर्दों की गांव धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह। मुर्दों का गांव किसका है बताइए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का गांव जो है वो धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। फिर देखिए यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन है? तो याद रखिए यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हो जाते हैं बब्बर अली खान और चौधरी पीर बख्श। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर्दा कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी बहुत ही प्यारी कहानी है और ये यशपाल के द्वारा रचित है पर्दा। देखिए पर्दा कहानी के जो पात्र हैं वो बब्बर अली खान एवं चौधरी पीर बख्श हैं, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है, ठीक है। और फिर देखिए हरगोविंद फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया का पात्र है। संवदिया किसकी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, टी एस इलियट के बुक्स के बारे में क्वेश्चन है। देखिए
निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन-कौन सी हैं? तो इस चीज़ को याद रखें, टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले द सेक्रेड वुड है और द वेस्टलैंड है, ठीक है? इस तरीके से यदि देखा जाए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा, द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले देखिए कवि कंठाभरण है और सुवृत्त तिलक है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए। और जबकि व्यक्ति विवेक जो है, व्यक्ति विवेक वो महीम भट्ट का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, दश कुमार चरित्र दंडी का है, याद रखिएगा, दश कुमार चरित्र दंडी का और व्यक्ति विवेक महीम भट्ट का, कवि कंठाभरण सुवृत्त तिलक या आचार्य क्षेमेंद्र का। आचार्य क्षेमेंद्र का कौन सा मैंने बताया, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक, ठीक है? आई होप आपको याद रहेगा। और देखिए क्षेमेंद्र के एक बार और अन्य ग्रंथ देख लीजिए, औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित्र, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो याद रखिए मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी और दूसरा क्या है, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो यानी कि 1 एंड 2 जो हो जाएगा ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो याद रखिए उद्धव शतक आधुनिक काल की रचना है, भ्रमर दूत भी आधुनिक काल की रचना है, ठीक है? इस चीज को याद रखिए। उद्धव शतक किसकी रचना है बताइए, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले इतिवृत्तात्मकता है और प्रबंधात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की रचना नहीं है? तो इस चीज को याद रखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है पथिक, पथिक के बाद लिखा हुआ है मिलन। पथिक और मिलन जो है वो किसकी रचना है? देखिए मिलन 1917 में लिखी गई है और पथिक 1920 में लिखी गई है। और द्विवेदी युगीन कवि जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं दोनों, ठीक है? मिलन और पथिक दोनों, जिसमें कि मिलन का जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो 1917 है और पथिक का 1920 है, ठीक है? झरना का कब है बताइए, 1918, लेकिन ये किसकी है बताइए, ये छायावादी रचना है, झरना और रश्मि, ठीक है? और पथिक और मिलन जो है वो छायावादी रचना नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमस और झूठा सच, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो याद रखिए तमस उपन्यास के पात्र में हो जाएगा रिचर्ड और लीजा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है कि अपनी अपनी अजनबी जो है उसकी पात्रा है सेल्मा, अपने अपने अजनबी की, और कनक झूठा सच की है, ठीक है? याद रखिएगा। अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है बताइए, अज्ञेय का उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो याद रखिए मनु भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, शैलूष और बसंती, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैलूष और बसंती। देखिए शैलूष और बसंती जो है वो मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। शैलूष जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी और महाभोज जो है वो मनु भंडारी का उपन्यास है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन सा है? तो याद रखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दूधनाथ सिंह की कहानी है। निष्कासन, निष्कासन जो है ये भी दूधनाथ सिंह की कहानी है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन स्त्री नाटककारों की कौन कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो बिना दीवारों का घर और दूसरा हो जाएगा नेपथ्य राग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। देखिए लिखा हुआ है ना बिना दीवारों का घर, ये मनु भंडारी का नाटक है और नेपथ्य राग जो है वो मीरा कांत का नाटक है, ठीक है? दोनों प्रसिद्ध महिला नाटककार है। जबकि उत्तर उर्वशी जो है हमीदुल्ला का है, प्रजा ही रहने दो, प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रजा ही रहने दो, ठीक है?
प्रजा ही रहने दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गिरिराज किशोर का। फिर है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ में से कौन-सी है? तो आइए इसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चाणक्य ने बोला था कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने बोला महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा कौन-सी नहीं है? तो याद रखिए दलित आत्मकथा कौन-सी नहीं है? आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी, ठीक है? पानी बीच मीन प्यासी, ये दोनों बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं? तो ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और सगुण ईश्वर की उपासना, ठीक है? इस चीज को याद रखिए। फिर देखिए आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो इस चीज को याद रखिए, आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो दंतुल और अनुस्वार, ठीक है? दंतुल और अनुस्वार जो है वो आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना श्वेतांग एवं श्यामांग, ये मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस के पात्र क्या हैं? श्वेतांग और श्यामांग। फिर देखिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? तो याद रखिए साहित्य का मर्म जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना, ये भी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? तो याद रखिएगा नाचा और पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ की शैलियां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले राजस्थानी, तो राजस्थानी का याद रखिए राजस्थानी मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। बिहारी हिंदी भोजपुरी में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में कौन सी बोली जाती है बताइए? पूर्वी हिंदी बोली जाती है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले घनानंद, घनानंद का है विरह लीला। उसके पश्चात बोधा, बोधा का है विरह वारिश। फिर है सूदन, सूदन का है सुजान चरित। उसके पश्चात है पद्माकर, पद्माकर का है जगत विनोद। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता का है केशव, ठीक है? विज्ञान गीता का क्या है? केशव, ये केशव की रचना है विज्ञान गीता। ज्योत्सना किसकी रचना है बताइए? बिल्कुल सही, ज्योत्सना जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ज्योत्सना। और नवरस, नवरस है सेठ गोविंद दास की। और देव माया प्रपंच किसका है बताइए? देव का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसके पश्चात हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। सदादर्श है लाला श्रीनिवास का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मम्मट, ठीक है? आचार्य को उनके कालखंड से मैच करना है ना, तो मम्मट का देखिए मम्मट का हो जाएगा 6ठी सदी के मध्यकाल। फिर उसके बाद है भामह, भामह का बताइए क्या होगा? भामह का होगा 11वीं सदी का उत्तरार्ध। उसके बाद शंकुक, शंकुक का 9वीं सदी का आरंभ। विश्वनाथ का होगा 14वीं सदी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी, ठीक है? यानी कि मम्मट का होगा 11वीं सदी का उत्तरार्ध। भामह का होगा 6ठी सदी का मध्यकाल। और तीसरा और चौथा ठीक था कि शंकुक जो है वो हमारा हो जाएगा 9वीं सदी का आरंभ। विश्वनाथ 14वीं सदी। यानी विश्वनाथ जो है वो सबसे अंतिम में है 14वीं सदी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? फिर देखिए वर्ण विषय के साथ उपन्यासों को सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ है उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण।
समय सरगम नामक उपन्यास में किया गया है। फिर है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, ये नाचियों बहुत गोपाल में किया गया है। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, ठीक है, ये मयादास की माड़ी में किया गया है। फिर अब पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार, स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, ये परती परिकथा में किया गया है। फिर इस समय सरगम कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल जो है, यह अमृतलाल नागर का है, ठीक है। और मयादास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ मैच करना है। सबसे पहले वापसी, वापसी का क्या है बताइए? पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, ठीक है। फिर देखिए तीसरी कसम, तीसरी कसम में एक आंचलिक तत्व है माया दर्पण, माया दर्पण में नारी स्वातंत्र्य के बारे में बताया गया। परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन की त्रासदी के विषय में बताया गया। इस तरीके से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी क्या है बताइए? अलमा कबूतरी का है मैत्रेयी पुष्पा। उसके पश्चात है दूसरा शिन्न मस्ता, शिन्न मस्ता का क्या हो जाएगा? प्रभा खेतान। उसके पश्चात क्या है? सूखते चिनार, सूखते चिनार का क्या हो जाएगा बताइए? मधु कांकरिया। उसके बाद है परिजात, परिजात का क्या हो जाएगा? नाशिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला क्या है? अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले युयुत्सु, युयुत्सु सत्याग्राही से लिया गया है। और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक। संजय, संजय है कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। और विदुर, फिर लास्ट जो बच गया वो विदुर हो जाएगा, यानी संशयग्रस्त। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, मैंने गलत मैच, मतलब मैच सही किया है, टिक गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर सी ये इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? लोकायतन, लोकायतन जो हमारा प्रकाशन वर्ष है लोकायतन का वो क्या होगा बताइए? तो ये होगा 1935, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और सॉरी, लोकायतन का होगा हमारा 1964, ठीक है। अब देखिए लोकायतन का हमारा होगा 1964। उसके पश्चात देखिए आंसू, आंसू 1925 में लिखा गया था। भारत भारती बताइए, भारत भारती तो काफ़ी फेमस है, 1912 में लिखा गया, हम सबको याद है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। फिर उसके बाद चित्ररेखा, चित्ररेखा हमारा 1935 है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? देखिए पहली प्राकृत, उसके पश्चात सौर सेनी, सौर सेनी के पश्चात पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। याद रखिए वर्तमान हिंदी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे पहले हमारा पहली प्राकृत। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये इस बार सीजी सेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर देखिए रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले है आत्महत्या के विरुद्ध है, फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो याद रखिए सबसे पहले है एक टोकरी भर मिट्टी, उसके पश्चात प्लेग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष, सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी हमें पता है माधवराव सप्रे का है और प्रकाशन वर्ष 1901 है। प्लेग की चुड़ैल 1902 है और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है और प्रकाशन वर्ष 1903 है। दुलाई वाली बंग महिला 1907 है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? परिमल, फिर लहर, फिर ग्राम्या और दीपशिखा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा परिमल का कौन सा वर्ष है? 1930, लहर 1935, ग्राम्या 1940, दीपशिखा जो कि महादेवी वर्मा का है वो
प्रकाशन वर्ष कब है? 1942। फिर आइए देखते हैं पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये 1772 है, ठीक है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772। फिर है फर्डिनांड द सास्यूर 1857। उसके बाद आई रिचर्ड्स 1893। रोला बार्थ का 1915। इस तरीके से यदि देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिए, सबसे पहले है देवरानी जेठानी की कहानी, उसके पश्चात वामा शिक्षक, उसके पश्चात भाग्यवती, भाग्यवती के बाद निसहाय हिंदू। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, देखिए एक बार प्रकाशन वर्ष पढ़ लीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877, निसहाय हिंदू जो कि राधा कृष्ण दास की है ये 1890, ठीक है। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले हमारा आता है कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, उसके पश्चात आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, उसके बाद आता है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, अंतिम हमारा है गांधारी का अंतिम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, गांधारी का शाप जो है चौथे नंबर पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, सबसे पहले कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, उसके पश्चात अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, फिर गांधारी का शाप, फिर विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और सबसे पहले अंधा युग का एक बार प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए, 1955। अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? बताइए अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग मुझे अच्छी तरह से कमेंट में बताएंगे कि अंधा युग के लेखक कौन है। देखिए, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 में पैदा हुए थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत से 1 वर्ष छोटे हैं। और याद रखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, आपको याद होगा निराला भी है, उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1899 है, ठीक है। निराला का भी सेम है, इसी तरीके से आपको रिलेट कर करके पढ़ना है। देखिए, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बताइए? नंद दुलारी वाजपेयी, नंद दुलारी वाजपेयी का 1906, रामविलास शर्मा का 1912। इस तरीके से देखा जाए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है हिंदी के विकास के अपभ्रंश का योग, उसके पश्चात छायावाद, फिर कविता के नए प्रतिमान, और फिर है दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले राजा निर्बंसिया, उसके पश्चात एक और जिंदगी, फिर यही सच है, फिर है वाणचू। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। एक बार सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कहानी संग्रह में लिखा है राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया प्रकाशन वर्ष 1957। कहानीकार राजा निर्बंसिया के कौन है? कमलेश्वर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर एक और जिंदगी, एक और जिंदगी जो है इस प्रकाशन वर्ष 1961 और मोहन राकेश इसके कहानीकार हैं। उसके बाद है यही सच है, यही सच है का प्रकाशन वर्ष 1966, मनु भंडारी इसकी कहानीकार है। फिर है वांगचू, वांगचू का 1978 भीष्म शाहनी के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है वांगचू। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात गलत है कि लोक साहित्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमान चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक रॉन्ग है और दूसरा गलत है। सॉरी, जिसमें कि पहला वाला सही है और दूसरा गलत है। फिर देखिए, इसको हम कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, तो ये बात गलत है, ठीक है। फिर है पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है असर्शन में कि कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। ये बात सही है, फिर इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। ये बात सही है और सॉरी, छायावाद श्रृंगार जो है लिप्सा का काव्य नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात का आलंबन का आधार बना है। यहाँ भावना ही, ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसके अतिरिक्त, भावना के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे फैक्टर इसमें शामिल होते हैं जो कि बेसिकली रीतिकालीन श्रृंगार काव्य को एक अलग ही स्थान देती है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका रॉन्ग, मतलब इसका सही आंसर होगा। फिर अगला देखिए, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य जन ही हो सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता, तो ये तो हमारा एकदम से रॉन्ग हो गया कॉमन सेंस से। क्यों? क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। ठीक है, एक बार तर्क सही है, लेकिन जन ही हो सकता है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।